हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस। हम बात कर रहे थे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री के राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की। अब तक के वीडियोस में जो हमने, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो अब तक के वीडियोस में जो है हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। नेशनलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म क्या फीलिंग प्रोड्यूस करता है लोगों के अंदर। उसके अलावा हमने बहुत सारी और चीज़ें डिस्कस की थी। मैंने आपको बताया था कि यूरोप जब फ्री हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, उस टाइम पे नेपोलियन बोनापार्टे नाम के डिक्टेटर ने उस पर रूल किया था। उसके बाद उन्होंने कई रिफॉर्मिंग स्टेप्स लिए थे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहे थे। मतलब उनसे लोग काफ़ी खुश थे, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जिन एरियाज़ को कॉन्कर किया था, मतलब फ्रांस के आसपास के जो एरियाज़ थे उनको कॉन्कर किया था, वहाँ उन्होंने अपनी अलग ही वो लगाई, वहाँ उन्होंने अलग ही रूल बनाए, जिसकी वजह से जो उन्होंने अच्छे काम किए थे वो कहीं ना कहीं लोगों में अब उनके लिए नफरत पैदा करने लग गए थे। मतलब जहाँ लोगों ने पहले काफ़ी अच्छे उससे वो कर रहे थे, फ्रांस के लोग उनको काफ़ी उनके स्टेप्स को सराहा रहे थे, वहीं जो कंकरिंग एरियाज थे, आसपास के एरियाज थे, वहाँ पर जो उन्होंने स्टेप्स लिए थे, जैसे टैक्सेशन बढ़ाना, सेंसरशिप वगैरह, ये सब मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ डिटेल में लास्ट वीडियोज़ में। उन्हें अगर आपको इनके बारे में जानना है तो प्लीज़ वॉच दोज वीडियोज़। ये सब हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर लोगों के मन में उनके लिए हेट्रेट पैदा हो गई थी और फिर धीरे धीरे उनका जो है डिक्लाइन करीब आ गया। बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, जिसमें 4 नेशंस ने मिलके नेपोलियन बोनापार्टे को हरा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी, हम यहाँ तक कर चुके हैं। मतलब मैं एक क्विक रिवीजन ले रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि हम किस टॉपिक पे थे। उसके बाद क्या हुआ था, अब क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टे ने वहां से वो हो गए थे, वो मतलब वहां से उनको हटा दिया गया था, उनको हरा दिया गया था। तो क्या हुआ था, हम लोग उस टाइम पे नहीं जानते थे। आज तो हम मैप में देख के बता सकते हैं कौन सी प्लेस क्या है, कौन सी प्लेस क्या है। उस टाइम पे ऐसी कोई बाउंड्रीज नहीं होती थी, रूरल एम्पायर हुआ करता था। तो जो जिस एरिया टेरिटरी को कन्कर करता जाता था वो उसका एरिया बन जाता था। ठीक है, ऐसे में ही हमने पढ़ा था कि नेशनलिज्म कैसे बना, कि हाउ टू क्रिएट नेशनलिज्म, मतलब लोगों के अंदर नेशनलिज्म कैसे बना। तो हमने इसके बारे में भी पढ़ा था। तब हमने उसमें पढ़े थे डिफरेंट सेक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। हम फर्स्ट सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं जो था एरिस्टोक्रेट्स का। मैंने आपको बोला था एरिस्टोक्रेट्स कौन सी कैटेगरी है। एरिस्टोक्रेट्स वो कैटेगरी है जिन्हें जन्म से अधिकार है अमीर होने का, मतलब जो रॉयल फैमिलीज को बिलोंग करते थे। फिर उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने आपस में डिस्कस किए थे। तो अब अगर मैं बात करूं एरिस्टोक्रेसी की, एक सेक्शन था जो बहुत डोमिनेटिंग सेक्शन था उस टाइम पे। इसके अलावा आज का जो हमारा टॉपिक है, इसके अलावा जो एक और क्लास इमर्ज हुई थी उस टाइम पे, वो थी न्यू मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के नाम पे आप लोगों को काफी चीजें रिलेट कर सकते हो आप अपनी डे टू डे लाइफ में। अगर हम लोग अपनी बात करें तो वी ऑल बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। मतलब मैं अगर पर्टिकुलरली अपनी बात करूं तो हाँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ। बहुत से आप में से भी मिडिल क्लास फैमिली को ही बिलोंग करते होंगे। मिडिल क्लास आखिर कौन सी क्लास होती है? देखो बेटा, मिडिल क्लास जो होती है वो ना तो बहुत ज्यादा अमीर होती है और ना ही बहुत ज्यादा गरीब होती है, जो मिडिल में आती है। इसीलिए इसको क्या नाम दिया है? मिडिल क्लास। लेकिन इस टाइम पे नई क्लास फॉर्म हुई थी तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था? न्यू मिडिल क्लास। इस पे अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं, इस पे जो फर्स्ट वो आया था, स्टेप हुआ था, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का हुआ था। अब मैं बात करूं इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बेटा, जो कोई अपनी इंडस्ट्रीज फॉर्म करता है, वर्किंग क्लास पीपल जो होते हैं, मतलब जो जॉब करते हैं। ठीक है, क्या होता है, मिडिल क्लास फैमिली को बेसिकली वही लोग बिलोंग करते हैं जो जॉब वाले सेक्टर में होते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में वर्क करना हो, चाहे किसी भी सेक्टर में काम करना हो, वो मिडिल क्लास में आता है। उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, यानी न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप द इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्या हुआ था उस टाइम पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ही कारण कई वर्किंग क्लास पीपल इंट्रोड्यूस हुए। प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, उस टाइम पे वो सब किस में आते थे? न्यू मिडिल क्लास में आते थे। बेसिकली क्या होती थी, बहुत ज्यादा अमीर जो होते थे वो तो एरिस्टोक्रेट्स में आ जाते थे जिन्हें जन्म से अधिकार था, और जो बहुत ज्यादा गरीब होते थे यानी पेजेंट्स वगैरह, वो इसमें आ जाते थे। लेकिन इन दोनों के बीच में भी एक क्लास लाया करती थी जो न्यू मिडिल क्लास थी। ठीक है, लोग पहले के टाइम पे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे चेंजेस आए लोगों में जागरूकता हुई। पहले मिडिल क्लास वाले भी गरीब थे, लेकिन
धीरे धीरे जैसे ही उन्होंने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया, मतलब उन्हें कुछ समझ में आने लगा, पढ़ाई एजुकेशन इन लोगों को मिलने लगी, उसके बाद ये धीरे धीरे जॉब्स करने लगे। तो कहीं ना कहीं जब ये जॉब्स करने लगे तो इन्होंने अपनी कंडीशन में इंप्रूवमेंट लाया। दे इम्प्रूव देयर फाइनेंशियल कंडीशंस बाय डूइंग जॉब्स। ठीक है, तो ये जो पेजेंट्स वगैरह थे यही इन्हीं की कैटेगरी में से, मतलब ये जो गरीब लोग थे इन्हीं की कैटेगरी में से कुछ लोग पढ़ लिख कर इन्होंने जॉब स्टार्ट करी, इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करने में एक दूसरे को वो किया, सपोर्ट किया, जॉब स्टार्ट करी, वर्किंग कैटेगरी में आए, वर्किंग फील्ड में आए, प्रोफेशनल्स बने जैसे लॉयर, डॉक्टर, ये सब मिडिल क्लास में आए। कब आए? जब इन्होंने अपनी एजुकेशन हासिल करी। ठीक है, अब इसी में एक टर्म आती है, मिडिल क्लास में ही एक टर्म आती है जिसे हम नाम देते हैं लिबरल। तो आज का हमारा जो पर्टिकुलरली हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो मिडिल क्लास और लिबरलिज्म, लिबरल, इनके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने मिडिल क्लास आपको बेसिकली समझा दिया है कि क्या होती है। देखो, मिडिल क्लास नॉर्मल वर्किंग क्लास पीपल जो होते हैं वो मिडिल क्लास होते हैं। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग इससे अच्छे से समझ पाएं। और मैंने ये बताया था उस टाइम पे 2 ऑलरेडी क्लासेस पहले से थी, एक तो एरिस्टोक्रेट्स थी, दूसरी जो हमने बोला बहुत ज्यादा गरीब। इन्हीं गरीबों में से जो जिन्होंने एजुकेशन हासिल करी वो किस कैटेगरी में है? मिडिल क्लास। और यही मिडिल क्लास, अब इसी मिडिल क्लास को हम नाम देते हैं लिबरल का। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। अब लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है? देखो क्या होता है बेटा, हम लोग जब तक लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, सोचने समझने की या इस तरीके की कोई उनको नॉलेज नहीं थी, क्योंकि जब पढ़े लिखे ही नहीं थे तो वो तर्क वितर्क नहीं कर सकते थे, वो आपस में इंटरेक्शन भी करते थे तो नॉर्मल बातचीत होती थी, ऐसा किसी चीज को लेके पर्टिकुलर डिस्कशन नहीं होता था उस टाइम पे। ठीक है, तो धीरे धीरे उस टाइम पे क्या होता था, अगर राजा रूल चल रहा है, हमें पता है कि ऑटोक्रेसी थी, तो अगर कोई रूल कर रहा है, क्यों कर रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता था, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहता था। कोई अच्छे रिफॉर्म्स हैं, कोई बुरे रिफॉर्म्स हैं, उन्हें उस चीज से कोई मतलब नहीं रहता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे ही नहीं होते थे, तो वो पढ़े लिखे नहीं थे तो वो लोग समझ नहीं पाते थे कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन धीरे धीरे चेंजेस आने लगे। मैंने कहा ना, चेंजेस आने लगे, न्यू मिडिल क्लास सेक्शन फॉर्म हुआ। तो हुआ क्या उसमें, जब लोग धीरे धीरे पढ़ने लिखने लगे तो उन्होंने सोचना समझना शुरू किया, आखिर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब उन्होंने क्वेश्चनिंग करनी स्टार्ट करी। ये जो सिस्टम है, चाहे वो कल्चर के नाम पे हो रहा हो, चाहे वो ट्रेडिशन के नाम पे हो रहा हो, चाहे वो रीति रिवाजों के नाम पे हो रहा हो, जिस किसी चीज के भी नाम पे जो चीज हो रही थी उन्होंने उस पर क्वेश्चनिंग करनी स्टार्ट करी। ऐसा क्यों, किस लिए, वाई। मतलब उन लोगों में ये आ गया था कि हाँ, हमें मतलब जानना है कि अगर ऑटोक्रेसी भी है तो क्यों है, क्या है इसके पीछे का रीजन। तो उस टाइम की अगर हम बात करें तो ज्यादातर राजा रूल हुआ करता था। मतलब कि सीधी सी बात है, ऑटोक्रेटिक रिजाइम, एक वर्ड है ऑटोक्रेटिक रिजाइम। ये इसका मतलब क्या होता है, किंग रूल करता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। मतलब जब किंग का रूल होता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, कोई उसमें पाबंदी नहीं होती, कोई रेस्ट्रिक्शंस नाम की चीज नहीं होती, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं करता। उसी टाइम पे क्या होता है, इसी ऑटोक्रेटिक रिजाइम्स की वजह से सोसाइटी में क्यापन पे लिबरल नेशनलिज्म की फीलिंग ने जन्म लिया। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक कुछ लोग जो हैं पढ़ लिख चुके थे, जो वर्किंग क्लास पीपल में आ चुके थे, जिन्हें हमने नाम दिया है न्यू मिडिल क्लास। इन लोगों में किस फीलिंग ने जन्म लिया? इन लोगों में जो फीलिंग आई वो आई लिबरल नेशनलिज्म की। अगर मैं बात करूं लिबरल, तो लिबरल का जो बेसिक मीनिंग है, मतलब अगर मैं एक सीधे साधे लैंग्वेज में अगर बताऊं आपको, तो खुली सोच वाले, खुले विचारों वाले, इसका मतलब क्या है, खुली सोच वाले। अब अगर मैं आपसे बात करूं, हम लोग बहुत अक्सर अपनी डे टू डे लाइफ में वर्ड सुनते हैं, लिबरल, कंजर्वेटिव, सुनते हैं कि नहीं सुनते? हम बोलते हैं बहुत कंजर्वेटिव फैमिली को बिलोंग करते हैं, इनके जो रिलेटिव हैं वो बहुत लिबरल्स हैं। आप बोलोगे ये लिबरल और कंजर्वेटिव आखिर आपस में किस तरीके से रिलेट करते हैं, या ये हैं क्या? तो लिबरल का मैंने आपको बोला खुली सोच वाले, और जरूरी नहीं है कि खुली सोच वाले केवल एक हाई क्लास पीपल ही होते हैं, ऐसा नहीं है। खुली सोच वालों से मतलब है जो ब्रॉड माइंडेड, हम जिन लोगों की बात करते हैं। तो अगर इंसान पढ़ा लिखा है तो ऑटोमेटिकली अपने आप में ब्रॉड माइंडेड हो जाता है।
हम बात करते हैं ना, अगर हम अपनी जनरेशन की बात करें तो हम सब अपने आप को क्या कहते हैं, हम बहुत ब्रॉड माइंडेड लोग हैं। मतलब हम लोग नहीं बिलीव करते कि ये पुअर है, ये रिच है, या ये अपर कास्ट को बिलोंग करता है, या ये लोअर कास्ट को बिलोंग, अगर मैं हमारी जनरेशन की बात करूं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो हम बिलीव करते हैं वो हमारे पेरेंट्स भी करें, उनकी जनरेशन में भी वही चीज चलती हो। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा हाई उसको बिलोंग करते हैं इसलिए बिलीव कर रहे हैं, बिलीव नहीं करते, और या बहुत ज्यादा लो उसमें बिलोंग करते हैं तो बिलीव नहीं, ऐसा भी नहीं है। पढ़े लिखे की बात करूं मैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद कई लोग इन चीजों को मानते हैं, तो ये उसमें कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर मैं लिबरल और कंजर्वेटिव की बात करूं तो लिबरल खुली सोच वाले ब्रॉड माइंडेड लोग होते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव संकीर्ण सोच वाले, मतलब जो थोड़े वैसे होते हैं, नैरो माइंडेड पीपल आप आमतौर पे कह सकते हो। तो जरूरी नहीं है जो नैरो माइंडेड है वो पढ़ा लिखा नहीं है। मैंने कहा आपसे अभी कि पढ़े लिखे होते हैं तो लोगों की सोच में अंतर आ जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। बहुत कुछ परसेंट चांसेस ऐसे भी होते हैं कि लोग पढ़ लिख के भी अपनी सोच वहीं तक रखते हैं, तो वो जो होते हैं वो कंजर्वेटिव सोच वाले लोग होते हैं। और लिबरल्स क्या होते हैं, जिनकी खुली सोच होती है। अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल की बात करूं तो एज ए गर्ल, अगर मैं बात करूं एज ए गर्ल, आप लोगों को अगर कहीं आउटिंग पे जाना होता है तो आपको अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती है। आजकल तो खैर बॉयज गर्ल्स सब इक्वल है, हमारे पेरेंट्स हमें यही बोलते हैं कि बॉयज गर्ल्स आर इक्वल, हम जितनी फ्रीडम अपने बेटे को देते हैं उतनी फ्रीडम अपनी बेटी को देते हैं। ठीक है, मानती हूँ, होता है, बहुत जगह ऐसा होता भी है, मैक्सिमम जगहों में ऐसा है, सही बात है। फिर भी एक कंडीशन, एक पॉइंट आता है कि अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात करूं, बेसिकली अगर हमें कहीं आउटिंग पे जाना है या कहीं नाइट स्टे के लिए जाना है तो हमें पहले परमिशन लेनी पड़ती है। और मैक्सिमम अगर मैं अपनी बात करूं पर्टिकुलरली, तो मुझे पता है मुझे नाइट स्टे की परमिशन नहीं मिलेगी। मेरी फैमिली है पढ़ी लिखी, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो बहुत नैरो माइंडेड है, और ना ही मैं ये कहूंगी वो बहुत कंजर्वेटिव है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर परमिशन नहीं मिल रही है तो वो कंजर्वेटिव में आ जाए। नो, उनके पेरेंट्स के अपने कुछ थॉट्स होते हैं जिसकी वजह से वो लोग कहीं कहीं पे हम लोगों पे रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। तो मैं बात अगर अपनी करूं, अपनी फैमिली की करूं, हाँ ठीक है, मुझे नाइट स्टे की परमिशन नहीं है, तो अगर मुझे परमिशन नहीं है तो मेरे ब्रदर को भी परमिशन नहीं है। तो यहाँ पर तो उन्होंने अपनी इक्वालिटी दिखा दी ना पेरेंट्स ने, कि जो रूल हमने अपनी डॉटर के लिए फॉलो किया है वही रूल हमारे सन के लिए है। ठीक है, एक नॉर्मल एग्जाम्पल दे रही, लेकिन कई लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ होते हैं जो अपने आप ही डिसीजन ले लेते हैं बच्चे, हाँ हम आ जाएंगे, हमारे घर वाले कुछ नहीं कहते, और नाम दे दिया जाता है उन्हें लिबरल सोच का। जरूरी नहीं है, हो सकता है उन पेरेंट्स को पता ही नहीं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बिजी हूं। ठीक है, तो अगर मैं सीधा सीधा ये बोलूं कि जिनको परमिशन नहीं मिलती वो कंजर्वेटिव है और जिन्हें परमिशन मिल जाती है वो लिबरल है, तो ये रॉन्ग है। लिबरल और कंजर्वेटिव में एक डिफरेंस होता है। कंजर्वेटिव होती है नैरो माइंडेड सोच। नैरो माइंडेड सोच मतलब जो खुल के सोच नहीं सकते, मतलब कोई डिसीजन नहीं ले सकते खुल के। ठीक है, कंजर्वेटिव वो सोच होती है, पिछड़ी हुई सोच जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि लोगों में आमतौर पे क्या होती है, हाँ ठीक है, मैं अगर कोई मेल है वो जॉब कर रहा है तो इट्स गुड, फीमेल क्यों जॉब करेगी, वो घर में बैठ के घर का काम करेगी। ये कंजर्वेटिव सोच है। लिबरल सोच क्या है, ठीक है मेल जॉब कर रहा है फीमेल भी जॉब करेगी, ये लिबरल सोच है। तो इस तरीके से मैंने आपको सोच, मतलब उनकी जो थिंकिंग है उसके उस पर डिफरेंशिएट करके बताया, ना कि उनकी क्लास देख के या उनके यस नो पे डिपेंड करके बताया। होप आपको लिबरल और कंजर्वेटिव दोनों का मतलब अच्छे से समझ आया होगा। अब अगर मैं बात कर रही हूँ लिबरल की, तो लिबरल का मीनिंग क्या होता है, लिबरल थिंकिंग क्या होती है, लोगों में जो एडुकेट होने के बाद सही गलत को जानने की, या कुछ गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट बोलने की जो हिम्मत आती है, या जो सोच उनकी होती है, वो लिबरल उसमें आती है। तो फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरेटिंग स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल द लॉ। अब अगर मैं बात करूं तो मिडिल क्लास में लिबरल का मतलब क्या कह के बोला गया है यहाँ पे, कि उनकी जो हर एक व्यक्ति जो है उसको अपनी एक पर्टिकुलर आजादी मिलनी चाहिए, और जो कानून है वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये लिबरलिज्म में एक पॉइंट उन्होंने अपनी तरफ से रखा था जब लिबरल नेशनलिज्म का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, सेकेंडली उन्होंने बोला सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, क्लेरिकल प्रिविलेजेस, कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू अ पार्लियामेंट। उन्होंने कहा जैसे हम सबको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें क्या देकर गया है,
लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये हमें फ्रेंच उससे मिली है। किससे मिली है? ये चीजें हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन सिखा के गया है कि, और लिबरल से ही लिबर्टी आई है। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये सब हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से पता चला है और यही उन्होंने बोला है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ही लिबरलिज्म को जो है स्टूड किया और एंड ऑफ ऑटोक्रेसी किया, और ऑटोक्रेसी की समाप्ति हुई, यानी राजा का रूल होना एक तरीके से खत्म हो रहा था। वो चाह रहे थे कि उनकी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म हो जो लोगों के द्वारा चुनी जाए, लोगों के लिए चुनी जाए। इस तरीके से वो लोग चाह रहे थे कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन बने, पार्लियामेंट बने, जिससे कि लॉ और ऑर्डर को इजिली फॉलो किया जा सके। ये उनका एक अपना स्टेप था जो उन्होंने प्रपोज किया था। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि चर्च के जो क्लरिकल डिसीजन है, मतलब पहले बोला जाता था कि जो चर्च से डिसीजन आ गया वो फाइनल है, पॉप ने जो डिसीजन दे दिया वो फाइनल है, तो वो इस चीज को भी एंड करना चाहते थे। ठीक है, अभी तक के वो जो स्टेप्स ले रहे हैं लिबरल्स वो बहुत पॉजिटिव है। उन्होंने अगला पॉलिटिकल उस पे इश्यू पे लिया था, पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे एक स्टेप लिया था जो था एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसर्न। वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट बने वो लोगों की कंसर्न के हिसाब से बने, लोगों के द्वारा चुनी जाए, ना कि ऑटोक्रेसी जैसा कुछ हो जिसमें लोगों की रजामंदी नहीं होती थी। यहां तक कि अगर मैं बात करूं तो इन्होंने अपने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स दिए, लेकिन एक एक्सेप्शन लिबरल्स ने भी दिया। एक एक्सेप्शन यहां भी आया। वो क्या था? लिबरल्स ने बोला कि यूनिवर्सल सफरेज, यानी कि वोटिंग राइट जो होता है एडल्ट को, वो नहीं होना चाहिए। उनके हिसाब से क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल सफरेज होनी चाहिए, जिसमें कि वोटिंग का जो राइट है वो केवल मेल्स को मिलना चाहिए, ना कि फीमेल्स को। तो ये एक उनके हर स्टेप में पॉजिटिविटी के बाद एक नेगेटिव, मतलब एक एक्सेप्शन आया कि हर जगह उन्होंने इक्वालिटी की बात करी, पढ़े लिखे होने की बात करी, सब चीज की बात करी, लेकिन जहां पर ये टर्म आई यूनिवर्सल सफरेज, वहां पर उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दे दिया कि वोटिंग का जो राइट है वो केवल मेल्स को मिलना चाहिए, ना कि फीमेल्स को। तो ये एक एक्सेप्शन के तौर पे उनका सामने आया। इसके बाद अभी हमने उनकी पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं उनके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बारे में। तो इकोनॉमिकली उन्होंने क्या बोला? फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, मार्केट्स में फ्रीडम होनी चाहिए, लोगों को जो खरीदना है, जो बेचना है, उस चीज की उन्हें आजादी मिलनी चाहिए। उनका जो ट्रेडिंग का काम है उस पर कोई किसी तरीके की मतलब इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। सेकेंड, abolition of state imposed restrictions on the movement of goods and कैपिटल, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे अगर गुड जा रहा है तो उसमें जो टैक्सेस लगते थे उन सबको खत्म करना है, उन सबको एबॉलिश करना है, उन सबको खत्म करना है। मतलब फ्री ट्रेड हो, जिसको जो खरीदना है, जिसको जो बेचना है, विदाउट पेइंग एनी टैक्स, वो लोग ये चीज कर सके। फिर उन्होंने एक स्टेप और लिया था, जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। जर्मन स्पीकिंग रीजन्स का क्या कंडीशन थी फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में? वो ये था कि जोलिब्रेन इन 1834 अ कस्टम यूनियन ऑफ जोलिब्रेन वाज फाउंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। इसका मतलब क्या था? जो ये जोलिब्रेन है ये एक तरीके का कस्टम यूनियन था जो सारे के सारे मतलब जितने भी स्टेट्स हैं आपस में यूनाइट होके फॉर्म करते थे उन एरियाज के लिए जो वो लोग कवर करते थे, ताकि वहां पर जिस तरीके का भी किसी भी तरीके का अगर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस है वो सब खत्म किया जा सके। इसके अलावा दे वांट टू एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स। वो चाहते थे कि जितने भी बैरियर्स हैं, मतलब कि जितनी भी रुकावटें हैं उनको ट्रेड में करने के लिए, उन सबका खात्मा हो। दे रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2, क्योंकि सब आपस में कंबाइंड हो गए थे तो उनकी लगभग 30 करेंसी थी, उन्होंने उसको रिड्यूस करके सिर्फ 2 रहने दिया। मतलब अब उनकी करेंसी कितनी रही? 2। और ये सब स्टेप्स उन्होंने क्यों की? ताकि जितना भी ट्रेड का काम है वो आसानी से वर्क कर सके। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू।